आज की क्लास में बात करेंगे, टुडेस क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की बात होगी। अब ये इंस्पेक्शन और टेस्टिंग बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। दिस इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग इज अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस और अ स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हो या प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहे हो, इन तीनों ही एस्पेक्ट्स के अंदर जो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है या बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो पहला पॉइंट भी ये मेंशन किया हुआ है कि इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग आर क्रिटिकल स्टेप्स। So inspection and testing are critical steps in the manufacturing, then quality assurance, then product development. जो भी आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है, यहाँ पे आपकी टेस्टिंग और इंस्पेक्शन का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बिकॉज दे इंश्योर दैट अ प्रोडक्ट और कंपोनेंट मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। आपकी इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ये बताएगी कि आपका जो कंपोनेंट है वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। ये इसकी सिग्निफिकेंस निकल के आ गई। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। खूब तरह की इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है, एक एक करके उठाएंगे। ये जो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है ये क्लासिफाई हो जाती है किस बिहाफ पे? ये जो क्लासिफाई हो जाती है किस बिहाफ पे? इस बिहाफ पे हो जाती है कि भैया आप ये कैसे कर रहे हो, हाउ यू आर डूइंग इट। क्या मेथड आपने डिप्लॉय किया इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करने के लिए? आप देख के इंस्पेक्शन टेस्टिंग कर रहे हो, नाम क्या रखा विजुअल। आप डायमेंशन उठा रहे हो, आप फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो, आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर रहे हो। तो कहने का मतलब है इंस्पेक्शन और टेस्टिंग को क्लासिफाई करने का बेस ये है कि हाउ इट इज बीइंग कैरिड आउट, हम कौन सा मेथड डिप्लॉय करते हैं इसको करने के लिए। तो ये तो आपको मोटा मोटा एक बेस बना के बताया कि इंस्पेक्शन और टेस्टिंग का रोल क्या है हमारे क्वालिटी के अंदर। अब कैसे करी जाती है उसको उठाएंगे। क्लियर है चीज? नोट करो फिर आगे बढ़े। विल कंटिन्यू फॉरवर्ड देन। क्लियर है? बढ़िया। तो पहली इंस्पेक्शन इज विजुअल इंस्पेक्शन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्पेक्शन इज विजुअल इंस्पेक्शन। नाम लिखा हुआ है विजुअल मतलब देख के। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब देख के आप एग्जामिन करोगे। सो विजुअल इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अ प्रोडक्ट और अ कंपोनेंट यूजिंग ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई की मदद से आप क्या कर रहे हो? एग्जामिन कर रहे हो प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, या मैग्नीफाइंग टूल। तो आपने माइक्रोस्कोप यूज कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया ताकि आपको कोई डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना है, क्रैक आइडेंटिफाई करना है, तो आप मैग्नीफाइंग टूल भी यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई एनी डिफेक्ट और सरफेस फ्लॉस और एनी डेविएशन फ्रॉम द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की जाएगी देख के। अगर आप डिफेक्ट को देख नहीं पा रहे हो तो मदद ले सकते हो किसकी? मैग्नीफाइंग टूल की। जैसे एग्जांपल क्या हो गया हमारा, माइक्रोस्कोप हो गया। क्लियर है? चलो अब करते क्या प्रोसेस तो पीछे बता दिया, बट फिर भी फॉर्मली प्रोसेस देख लेते हैं। सो इट कैन बी कंडक्टेड मैनुअली कर सकते हो और यूजिंग विजुअल इंस्पेक्शन टूल्स। विजुअल इंस्पेक्शन टूल्स जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे हमारा माइक्रोस्कोप, जैसे हमारे डिजिटल कैमरास जिनकी रेजोल्यूशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लाइट का सोर्स आप यूज कर सकते हो। लाइट का सोर्स जैसे हमारी यूवी लाइट है, लाइट डालोगे तो डिफेक्ट आसानी से दिख जाएगा। सो मे बी यूज्ड टू एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ सर्टेन डिफेक्ट्स। कुछ डिफेक्ट्स आपको अच्छी तरह दिख जाएंगे जब लाइट प्रॉपर हो, सच एज व्हाट? क्रैक्स और सरफेस इनकंसिस्टेंसीज। एग्जांपल ले लेते हैं कंक्रीट है, एग्जांपल ले लेते हैं कंक्रीट है, उसके सरफेस पे क्रैक्स देखने हैं, सरफेस पे क्रैक्स देखने। एग्जांपल देता हूं इसका मैं, क्रीजिंग। ये डिफेक्ट होता है कंक्रीट के अंदर, क्रीजिंग। बहुत ही हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं, बहुत ही हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं जो सरफेस पे इनकंसिस्टेंटली डेवलप होते हैं। देखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज कर सकते हो, या लाइट सोर्स ऐसा यूज कर सकते हो जो क्या करे, जो क्रैक्स को मैग्नीफाई कर दे, देखने में मैग्नीफाई कर दे। नेक्स्ट, इट कैन आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर विजन सिस्टम इन ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन। आप ये चीज ऑटोमेट भी कर सकते हो, या तो मैनुअली भी कर सकते हो या ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। फिर से दोनों जनरल चीजें दोनों बताया कि भैया कैसे विजुअल इंस्पेक्शन करोगे, मैनुअल आल्सो, ऑटोमेटिक आल्सो। तो ये तो उसका प्रोसेस आ गया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है डिटेक्ट आइडेंटिफाई करना, क्या? जैसे क्रैक। पर्पस क्या है? डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना, जैसे क्रैक हो गया, गाड़ियों में डेंट हो गए, करते हो या आप नई गाड़ी लेते हो पहले इंस्पेक्शन करते हो, यू इंस्पेक्ट की गाड़ी में कहीं डेंट है या नहीं है। तो आगे एग्जांपल, स्क्रैचेस को आइडेंटिफाई करते हो, करोजन को आइडेंटिफाई करते हो, पेंट की इम्परफेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो। तो इसका पर्पस क्या होता है? सरफेस पे अगर कोई डिफेक्ट है, इतने सारे एग्जांपल लिखे डिफेक्ट के, क्रैक आ गया, डेंट आ गया, स्क्रैच आ गया, करोजन आ गया, पेंट पे इम्परफेक्शन आ गई, ये हमारा क्या आ गया? पर्पस हो गया। तो उसका पर्पस है सरफेस पे कोई भी डिफेक्ट हो आइडेंटिफाई करने उसको, टू चेक द कॉस्मेटिक फ्लॉज और इरेगुलरिटीज दैट मे अफेक्ट द अपीयरेंस और फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी कॉस्मेटिक फ्लॉ होगा जिससे आपके प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो जाती है, वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, दैट यू विल आइडेंटिफाई। और ऑफन यूज फॉर द फाइनल इंस्पेक्शन बिफोर पैकेजिंग और शिपमेंट। तो इसको जनरली कहां यूज करते हैं? जब आप अपने प्रोडक्ट को शिप करने वाले हो। शिप करने वाले मतलब कंज्यूमर के पास भेजने वाले हो, उससे पहले आप क्या कर लोगे? इंस्पेक्शन और टेस्टिंग कर लोगे। विल गो फॉर इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। तो ये आपकी स्टेज निकल के आ गई। तो क्या पर्पस है वो बता दिया, कैसे करते हैं वो बता दिया, हाउ इट इज बीइंग डन दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। अच्छा, एडवांटेज क्या है इसका विजुअल इंस्पेक्शन का? भैया फास्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट क्या निकल के आएगी? बहुत कम निकल के आएगी, आसानी से कर लेता है कोई भी इंसान, भैया कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके अंदर। दूसरा, कैन बी डन इन वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। कैन बी डन इन वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आपका रॉ मटेरियल आया तब कर सकते हो, आपका फाइनल प्रोडक्ट जा रहा है तब कर सकते हो, आपकी जब प्रोडक्शन चल रही है तब कर सकते हो। तो आप इनकमिंग मटेरियल की भी इंस्पेक्शन कर सकते हो, प्रोसेस में भी उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हो, और फाइनल इंस्पेक्शन भी कर सकते हो जब आप उसे क्या कर रहे हो? डिस्पैच कर रहे हो, व्हेन यू आर डिस्पैचिंग इट। तो ये भैया इसकी एडवांटेज निकल के आ गई। अब ड्रॉबैक क्या है इसकी? ड्रॉबैक है भैया लिमिटेड टू विजिबल डिफेक्ट्स। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता चलेगा। जो डिफेक्ट आप देख सकते हो बस वही तो आइडेंटिफाई कर पाओगे, पर जो इंटरनल डिफेक्ट्स हैं जो आपको दिखेंगे नहीं वो पता नहीं कर पाओगे, दैट यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो ये इसकी ड्रॉबैक निकल के आ गई। दूसरा, इट इज सब्जेक्टिव टू जजमेंट। आपने डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालते हो आप, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो इट इज सब्जेक्टिव इन जजमेंट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? इंस्पेक्टर्स स्किल। जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है उसकी स्किल के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो सब में होता है, ये हमने डिस्कस भी किया। जितने भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं कंक्रीट के, उन सबका रिजल्ट समझना बहुत ही मुश्किल होता है। डिस्कस किया इस बात को हमने, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल कि जहां पर भी एंटिटी आ जाएगी उसके रिजल्ट को समझना मुश्किल होता है, पर उस टेस्ट को करना बहुत आसान होता है। सेम वही चीज है, विजुअल इंस्पेक्शन करना बहुत आसान है, पर उसका जो रिजल्ट है उसको समझ के कंक्लूजन निकालना वो बड़ा मुश्किल होता है, दैट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। तो ये पहले तरह की इंस्पेक्शन और टेस्टिंग आ गई। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। कोई भी पॉइंट रिपीट करना उसमें बता। फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्पेक्शन इज विजुअल इंस्पेक्शन।
डन। फोन के ऊपर डेंट आ जाता है, फिर अंदर एरर को नहीं पता कर सकते, बिल्कुल सही बात। फोन के ऊपर डेंट देख लोगे विजुअल इंस्पेक्शन से, अंदर क्या हुआ ये नहीं पता चलेगा। तो पहला तरीका हुआ इंस्पेक्शन करने का। दूसरा है हमारे डायमेंशन की इंस्पेक्शन, नाम में मेंशन है फिर से। वेट लो भैया, वेट कर लिया, नोट कर लो। नो वेट सर जी, पीडीएफ है उसे नो। तुम लोग यार आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हो। अब देखो वेट नहीं करता तो वो बुरा मान जाता कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता। कुछ भी लिखो भाई, तुम की पॉइंट लिखो, लॉग पॉइंट लिखो, जो लिखना है लिखो। चलो, सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। तो मैं कोशिश भी नहीं करता खुश करने की। लाइक तुम, क्योंकि मुझे पता है सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, इसलिए मैं किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज डायमेंशन इंस्पेक्शन। नेक्स्ट ऑफ द इंस्पेक्शन इज व्हाट, डायमेंशन। नाम में मेंशन्ड है, नाम ये बोल रहा है कि इस बार इंस्पेक्शन किसकी करोगे, इस बार इंस्पेक्शन करोगे भैया डायमेंशन की। डायमेंशन जैसे क्या हुआ, डायमेंशन जैसे लेंथ हो गई, जैसे विड्थ हो गई, जैसे हाइट हो गई, जैसे डायमीटर हो गई। हाँ साइज बोल दो, साइज में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो डायमेंशन इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स मेजरिंग द फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर, जैसे एक ने बोला साइज ऑफ अ कंपोनेंट टू इंश्योर इट कंफर्म्स विद द स्पेसिफाइड डिजाइन टॉलरेंस। जैसे परफेक्ट एग्जांपल आपने खुद ही दे दिया, ब्रेक। अब तो खुद ही एग्जांपल देने लग गया। ब्रेक, ब्रेक में टेस्ट आता है डायमेंशन टेस्ट, उसमें टॉलरेंस भी स्पेसिफाइड है। देयर टॉलरेंस इज आल्सो स्पेसिफाइड कि लेंथ में कितनी टॉलरेंस है, हाइट में कितनी टॉलरेंस है, विड्थ में कितनी टॉलरेंस है। द टॉलरेंस इज आल्सो मेंशन्ड। कितनी ब्रेक्स के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं वहां पे डायमेंशन का, वहां पे कितनी ब्रेक्स के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, 20 ब्रेक्स के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। फ्रीक्वेंस इंडेक्स टेस्ट। चलो बहुत बढ़िया। प्रोसेस क्या है तो फिर, क्योंकि फॉर्मली बताना है ऐसे बता देता हूँ, बाकी कहानी तो पीछे खत्म हो गई थी। सो कॉमन टूल्स व्हिच आर इंक्लूडेड आर कैलिपर, वर्नियर यूज कर सकते हो, डिजिटल भी हो सकता है, माइक्रोमीटर भी यूज कर सकते हो, हाइट गेजेस यूज कर सकते हो, ऑप्टिकल कॉम्पैक्टर यूज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स यूज कर सकते हो, आप जिसको हम सीएमएम बोलते हैं। तो ये डिवाइस लग गया इसके अंदर। मेजरमेंट कैन बी डन मैनुअली और विद द ऑटोमेटेड सिस्टम, चाहे खुद करो चाहे मशीन से करा लो। एंड द डाटा कैन बी कंपेयर टू द ब्लूप्रिंट स्पेसिफिकेशन। आप जो भी रिजल्ट निकल के आया उसको कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के साथ। जो टॉलरेंस है जैसे भी ब्रेक में बताइए, इसलिए प्लस माइनस 80 mm आर प्री डिफाइंड। टॉलरेंस हमारी प्री डिफाइंड होती है। अच्छा जरा बताना, ये जो टॉलरेंस प्री डिफाइंड है, अगर मुझे इसको ग्राफिकली बताना हो किस तरीके को यूज करूंगा मैं। आपने लेंथ निकाली 20 ब्रेक की, प्लॉट किया, प्लॉट किसके ऊपर गया, कौन सा चार्ट बन के आता है आपके पास, टॉलरेंस पहले से ही है, वी हैव द वैल्यू ऑफ द टॉलरेंस। अभी कल ही खत्म किया इस चार्ट को, कंट्रोल चार्ट के ऊपर। तो कंट्रोल चार्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि ये ब्रेक की डायमेंशन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को मीट कर रही है या नहीं कर रही। तो सारी चीजें अब देखो लिंक हो गई आपस में, ऑल द थिंग्स आर लिंक्ड। मशीन बताया था उसमें भी डायमेंशन को चेक करते हैं, बिल्कुल हाँ एब्सोल्युटली। ऑल द पॉइंट्स कैन बी रिलेटेड। नाउ धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे सारी चीजें आपकी इंटरलिंक्ड होती चली जाएंगी। पर्पस क्या होता है भैया इसका, टू वेरीफाई द प्रिसाइज साइज, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द कंपोनेंट। तो इस हमारे डायमेंशन इंस्पेक्शन का पर्पस क्या होता है, साइज, शेप और ज्योमेट्री ऑफ कंपोनेंट को वेरीफाई करना। टू इंश्योर दैट द पार्ट फिट्स करेक्टली, आपका जो भी एक पर्टिकुलर पार्ट है वो फिट कर जाएगा करेक्टली अपनी असेंबली के अंदर। एंड मीट इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो भी उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर देगा। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स दैट द कंपोनेंट्स एडhere टू द स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन। जो भी आपका कंपोनेंट है वो एडhere करता है किसके साथ, अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ। स्पेशली इन द इंडस्ट्रीज लाइक एरोस्पेस, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी सी भी डेविएशन नहीं होनी चाहिए। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, देखिए होगी आपने चिपसेट अभी चल भी रहा है आपका आईसीटी। अब इतना सा तो फोन है, उसके अंदर लाखों कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक भी ऊपर नीचे हो गया अपनी डायमेंशन से गया पूरा। तो इन इंडस्ट्रीज में इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। दिस इंडस्ट्रीज सिग्निफिकेंस इज कंपैरेटिवली मोर। सेमीकंडक्टर हब बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वहां पर भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होगी हमारे डायमेंशन इंस्पेक्शन के। क्लियर है, नैरो टॉलरेंस लिमिट, नैरो टॉलरेंस लिमिट। अच्छा एडवांटेज क्या है, एक्यूरेट होती है और प्रिसाइज मेजरमेंट होती है इससे। कैन बी ऑटोमेटेड रिड्यूसिंग द ह्यूमन एरर, इंश्योर्स प्रोडक्ट फिट फंक्शनलिटी स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स असेंबलीज। जैसे एग्जांपल दिया फोन या लैपटॉप, इन सब में कॉम्प्लेक्स असेंबलीज होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट फिट की फंक्शनलिटी बता देता है। लिमिटेशन क्या है, ओनली चेक द फिजिकल एट्रीब्यूट। ये बस क्या चेक करेगा, सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स को चेक करेगा, उसकी परफॉर्मेंस या ड्यूरेबिलिटी को नहीं बता पाएगा। ये बता पाएगा भाई साइज प्रॉपर है या नहीं है। इट डज नॉट डिटेक्ट द हिडन डिफेक्ट्स और इरेगुलरिटीज लाइक क्रैक। ये साइज मेजर कर लेगा पर डिफेक्ट नहीं निकाल पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भैया मुझे विजुअल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। फॉर दैट आई हैव टू डू व्हाट, विजुअल इंस्पेक्शन। क्लियर है, तो ये दूसरे तरह की इंस्पेक्शन हो गई हमारी, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ इंस्पेक्शन व्हिच इज अवेलेबल। क्या हो भाई, एट्रीब्यूट मींस डिसकंटीन्यूअस, नहीं भैया एट्रीब्यूट डजंट मीन डिसकंटीन्यूअस। एट्रीब्यूट का मतलब फीचर्स। चलो अभिषेक भी बोल रहा है, चले आगे। चलो तीसरे तरह की टेस्टिंग क्या है हमारे पास, फंक्शनल टेस्टिंग। देखो नाम में लिखा हुआ है, पीछे क्या टेस्ट किया आपने, डायमेंशन। इस बार क्या टेस्ट किया, फंक्शन। तो आपने फोन के चिपसेट के अंदर हर एक प्रोडक्ट की डायमेंशन चेक करी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उसका फंक्शन चेक कर रहे हो हर एक चीज का, कि ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। फंक्शनल टेस्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं और मैकेनिकल वाले, सिविल और इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का। गाड़ी, गाड़ी में सबसे पहले आपने विजुअल इंस्पेक्शन किया, भैया डेंट है, कहीं क्रैक है, कहीं पेंट उतरा हुआ है, कहीं स्क्रैच लगा हुआ है, नहीं। उसके बाद गाड़ी चला के देखी आपने,
ये क्या मेरी फंक्शनल टेस्टिंग है। सारे बटन दबा के देखते हो डैशबोर्ड पे, गियर चेंज करके देखते हो, सारे दरवाजे खोल के देखते हो, खिड़की ऊपर नीचे बंद हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हो आप, फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो। जिस चीज का जो फंक्शन है वो उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हम कहाँ करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग में करते हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट और द कंपोनेंट वर्क्स एज इंटेंडेड अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो जिस काम के लिए हमारा एक कंपोनेंट बना हुआ है वो उस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हम कहाँ पता करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग में पता करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द टेस्टिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द आइटम। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस बताता है आपको आइटम की। So it will give you the actual performance of the item. चलिए आगे। तो ये हमारी फंक्शनल टेस्टिंग हुई। चलो भैया प्रोसेस क्या है, इसमें देखो प्रोसेस क्या बोलता है, प्रोडक्ट इज टेस्टेड अंडर रियल वर्ल्ड कंडीशन। करते हो टेस्ट ड्राइव, रियल वर्ल्ड। इनफैक्ट जो कंपनी होती है वो गाड़ी मार्केट में उतारने से पहले उसको टेस्ट कर रही होती है, उसके ऊपर कपड़ा लगा के, मतलब वो खुद टेस्ट कर रही होती है रियल वर्ल्ड कंडीशन में, फिर आपको एवरेज बताती है, फिर आपको एवरेज बता देगी गाड़ी रियल वर्ल्ड में इतना एवरेज दे देगी, तो वो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग है। और स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट टू कंफर्म इट मीट्स द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग फेज होता है। फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दिस माइट इन्वॉल्व चेकिंग द पावर आउटपुट, बैटरी लाइफ और सिग्नल स्ट्रेंथ। फॉर मैकेनिकल सिस्टम इट वुड इन्वॉल्व चेकिंग द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ गियर, पिस्टन और एनी अदर मूविंग पार्ट। टेस्ट मेथड कैन इंक्लूड एनवायरनमेंट सिमुलेशन, आप वही एनवायरनमेंट को सिमुलेट कर दो। एनवायरनमेंट सिमुलेट करने का मतलब टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, वाइब्रेशन टेस्ट कर सकते हो आप, लोड टेस्ट कर सकते हो, ऑपरेशन टेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा किसमें आ जाता है, फंक्शनल टेस्टिंग में आ जाता है। फायदे क्या है इसके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, एडवांटेज है इट इंश्योर्स द प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी इन एक्चुअल यूज। दूसरा इट वेरीफाइज द परफॉर्मेंस अंडर रियलिस्टिक कंडीशन, जब रियलिस्टिक कंडीशन आ जाएंगी तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। नुकसान क्या है, मे रिक्वायर मोर टाइम एंड रिसोर्स, क्योंकि एक्चुअल एनवायरनमेंट में टेस्ट कर रहे हो, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा रिसोर्स लगेंगे, पैसा ज्यादा लगेगा सेटअप बनाने में पूरा। नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सूट नहीं करता सारे प्रोडक्ट्स के लिए। उन प्रोडक्ट्स के लिए सूट नहीं करता जिनमें नॉन रिपीटेटिव फंक्शन होते हैं। अगर रिपीटेटिव फंक्शन है तब आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, पर नॉन रिपीटेटिव फंक्शन हुए वहां पर ये काम नहीं करेगा, देयर इट विल नॉट परफॉर्म। जैसे गाड़ियां रिपीटेटिव फंक्शन है, गाड़ियां रिपीटेटिव फंक्शन है, सेम फंक्शन रिपीट होता रहेगा, वहां टेस्ट कर सकते हो आप। और नॉन रिपीटेटिव फंक्शन है वहां पर ये फंक्शनलिटी टेस्ट काम नहीं करेगी, क्योंकि आप तो बस एक फंक्शन को परफॉर्म करोगे, दोबारा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा उसका। पर्पस क्या होता है, टू वैलिडेट द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टू डिटेक्ट एनी फेलियर मोड्स, कि किन किन तरीके से फेलियर हो सकता है, टू वेरीफाई ऑल द फीचर्स परफॉर्म एज इंटेंडेड, जो भी आपके फीचर्स हैं जैसा बताया गया है वैसा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज पता करने के लिए हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। ड्रॉप टेस्ट इन 4, टनल में टेस्टिंग फॉर बाउंड्री लेयर, हाँ टनल में टेस्टिंग फॉर बाउंड्री लेयर ये करते हैं हम एफएम में, जैसे वी डू इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो विजुअल हो जाएगी हमारी, डायमेंशन टेस्टिंग हो जाएगी और ये फंक्शनल टेस्टिंग हो जाएगी। नोट कर लो, आगे बढ़े फिर। तो एक बार सुन भी लिया आप, देन इट इज क्लियर, कोई इशू है नहीं इसके अंदर। नोटेड, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये तो बता देंगे सिविल वाले सारे लोग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं हम, ये गाड़ी की टेस्टिंग भेज दी इसने, ये देखो गाड़ी टेस्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलना चाहिए कौन सी गाड़ी है, तो प्रैक्टिकली ऐसे ही होती है गाड़ी की टेस्टिंग। तो नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, आप जो भी कंक्रीट के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हो लोड अप्लाई करके, वो कौन सा है हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग तो है। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द टेस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और मटेरियल टू द पॉइंट ऑफ फेलियर। आप तब तक लोड करोगे मटेरियल को जब तक वो फेल नहीं हो जाता, फेल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नाम क्या रखा, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। फाइल की टेस्टिंग करते हो, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी को समझ पाएं, कौन सी प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ हो गई, टफनेस हो गई, हार्डनेस हो गई, मुझे ये सारी प्रॉपर्टी समझनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस मटेरियल के ऊपर ये सारे पैरामीटर्स को अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा जो मटेरियल है डिस्ट्रॉय हो जाए अंडर द इफेक्ट ऑफ दीस पैरामीटर्स। तभी आप समझ पाओगे कि उस मटेरियल की एक्चुअल स्ट्रेंथ, टफनेस या हार्डनेस कितनी है। क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर के ऊपर कर सकते हो, क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर के ऊपर कर सकते हैं, नहीं, तो ये इसका ड्रॉबैक हो जाएगा, दिस विल बी द ड्रॉबैक ऑफ दिस। तो प्रोसेस क्या है, तो कॉमन टेस्ट इंक्लूड जैसे हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इंपैक्ट टेस्टिंग यानी क्या बताएगा, टफनेस बताएगा, फटीग टेस्ट ये आपको क्या बताएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बताएगा, फ्रैक्चर टेस्टिंग आ गई, फिर दी सैंपल्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस और प्रेशर, बिल्कुल 4 पी टेस्ट आ गया। चैप्टर 1 के बाद वाली पीडीएफ नहीं आई।
थोड़ा क्यों बताऊं, पूरी जानकारी लो ना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट टेस्टिंग क्या इवैल्यूएट करता है, व्हाट इट इवैल्यूएट्स। इतने पैसे में भाई, पैसे फोकट में तो पढ़ा रहा हूँ, पैसे तो कहीं लगे हैं तुम्हारे। पैसे की बात नहीं, टाइम की बात है। तुम कंसेप्ट हमेशा हिले हुए हैं तुम्हारे सब लोगों के। बात पैसे की होती तो अभी 27,000 28,000 30,000 प्लस जीएसटी का बिक रहा होता। बात है टाइम की। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इम्पैक्ट टेस्टिंग इवैल्यूएट्स, क्या इवैल्यूएट करती है, हाउ द मटेरियल विल रिएक्ट टू अ सडन फोर्स नोन एज व्हाट। ये क्या हो गया भाई, इसको छोटी हो गई साइज। नोन एज टफनेस। नोन एज व्हाट, टफनेस। फटीग टेस्टिंग क्या बताती है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स लगेंगे मटेरियल को फेल होने के लिए। ये तो हमारी प्रॉपर्टी सारी पता है। फ्रैक्चर टेस्ट क्या बताती है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द क्रैक प्रोपगेशन। इम्पैक्ट में लोड लगाने के बाद वहीं रुका हुआ होना चाहिए। लोड लगाने के बाद वहीं रुका हुआ, क्या चीज, लोड क्या, किसकी बात कर रहे हो। लोड लगाने के बाद तुम वहीं रुके होने चाहिए हो, कि जिसके ऊपर लोड लगाया वो वहीं रुका हुआ होना चाहिए, या लोड वहीं रुका हुआ होना चाहिए। तो अब अलग अलग बात मुझे समझ में नहीं है आपके सवाल से, कि लोड लगा के भाग गया तुम, कौन वहीं रुका हुआ होना चाहिए। सैंपल, सैंपल तो वहीं रुका रहेगा, सैंपल कहाँ जाएगा। सैंपल तो हर टेस्ट में वहीं रुका रहेगा बेचारा, उसको तो पता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, टूटना ही है आज तो सैंपल तो हर टेस्ट में बेचारा टूटेगा, अलग अलग तरीकों से टूटेगा। कभी ग्रेजुअल लोड लगा के टूटेगा, कभी इंपैक्ट लोड लगा के टूटेगा, कभी आप वेर एंड टेयर से तोड़ोगे उसे, तो उस बेचारे को तो टूटना ही है। जैसे हैमर ने इंपैक्ट किया तो हैमर वहीं रुक जाना चाहिए, नहीं फ्री फॉल कराया ना हैमर को आपने। जो हमारा इंपैक्ट टेस्ट है उसमें हैमर को आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइट पे लाके छोड़ दिया। वो 38 सेंटीमीटर हर जगह नहीं होता, वो ये भी नहीं पता कौन से मटेरियल की टेस्टिंग कर रहा है। उसने ये नहीं बताया भैया कौन से मटेरियल की टेस्टिंग हो रही है, तो हर जगह 38 सेंटीमीटर नहीं होता है। तो आपने क्या किया, उसको सडनली छोड़ दिया, जब गिरा वो सडनली गिरा, इंपैक्ट आया मटेरियल के ऊपर, उसके बाद तो रिबाउंड करेगा ही करेगा, वो रुकेगा क्यों वहां पे। चले, क्योंकि आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप फ्रीली फॉल करा रहे हो उसे। इंपैक्ट मीन सडन लोडिंग, हाँ इंपैक्ट मीन सडन लोडिंग, इंपैक्ट का मतलब सडन लोडिंग होता है। अच्छा, पर्पस क्या होता है इसका, व्हाट द पर्पस ऑफ दिस। ये टैग भी यहीं पढ़ना चाह रहे हैं बट इसका the purpose is to determine the material properties like strength, ductility, elasticity, destructive testing है। To understand the failure modes and material behavior, failure का मोड और मटेरियल का बिहेवियर जब आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, वो हम पता करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर। इट इंश्योर्स दैट मटेरियल और कंपोनेंट कैन विथस्टैंड द स्ट्रेस। हमारी जो इंस्पेक्शन टेस्टिंग थी उसमें आपने सरफेस पे डिफेक्ट बता दिए, पर इंटरनल कोई डिफेक्ट है या नहीं है वो कौन बताता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बताता है। इट विल बी इंडिकेटेड बाय डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अभी तक जो भी डिस्कशन किया हमने, वहां से मोटा मोटा कंक्लूजन ये निकल के आ गया कि अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए मटेरियल की, सब कुछ जानना है आपको उसके बारे में, तो डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव दोनों टेस्ट करने पड़ेंगे। तो विजुअल इंस्पेक्शन भी होगी हमारी, हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी करेंगे, तो दोनों टेस्ट परफॉर्म करने पड़ जाएंगे आपको, यू हैव टू परफॉर्म बोथ द टेस्ट। ये एक्चुअल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता। ये रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंथ है भैया, एक्चुअल स्ट्रेंथ कैसी है, ये तो आपने सैंपल के ऊपर किया ना। एक्चुअल में जो आपने स्ट्रक्चर में कंक्रीट यूज किया उसके ऊपर थोड़ी ना परफॉर्म किया। ये तो क्यूब में जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ बताएगा, आपके स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ नहीं बताएगा। हाँ एक्चुअल, क्या हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं किसी भी तरीके से, क्या मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पता कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। भैया एक्चुअल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कभी पता नहीं चलेगी आपको, कोई तरीका नहीं है भैया, एक ही तरीका है भैया, उसके ऊपर लोड लगाओ। उसके ऊपर लोड लगा दिया भैया, फिर जिस काम के लिए स्ट्रक्चर बनाया था वो तो वहीं रह जाएगा। इसलिए फिर दोनों चीजों का क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। अरे भैया वो एनडीटी टेस्ट है, सिमेट्री बाउंड है, वो स्ट्रेंथ नहीं बताता है। तो एनडीटी टेस्ट कभी भी आपको स्ट्रेंथ नहीं निकाल के देगा। अगर एनडीटी से स्ट्रेंथ निकल जाता है, बेचारों को क्यों तोड़ रहे होते हैं, फिर तो एनडीटी परफॉर्म करके स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं हर जगह। फायदे क्या है, इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल डाटा ऑन द लिमिट्स एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। आपको डाटा दे देगा उसकी स्ट्रेंथ की लिमिट और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। एसेंशियली फॉर सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशन, जैसे हमारा क्या हो गया, एरोस्पेस हो गया, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, आपको पीक पॉइंट पता चल जाएगा कब आगे आपका मटेरियल फेल करेगा। हेल्प्स मैन्युफैक्चरर इंप्रूव द प्रोडक्ट डिजाइन बाय अंडरस्टैंडिंग द फेलियर पॉइंट। आपको फेलियर पॉइंट पता चल गया, जो मैन्युफैक्चरर है अपनी डिजाइन को क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। यू कैन इंप्रूव हिज डिजाइन वंस यू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन क्या है, खुद ही बता दोगे आप, सैंपल को दोबारा क्या नहीं कर पाओगे, रीयूज नहीं कर पाओगे। तो द सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। इसलिए इसको किसके ऊपर नहीं किया जाता, इसलिए कभी भी इसको एक्चुअल कंपोनेंट के ऊपर नहीं किया जाता, इसलिए इसको कभी भी एक्चुअल कंपोनेंट के ऊपर नहीं किया जाता। इट कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल सही बात है। कब तक लोड लगाना है, कब तक लोड लगाना है, जब तक फेल नहीं हो जाता बैठे रहो। जैसे एग्जांपल देता हूं, इससे वाले समझ जाएंगे। फाइल के ऊपर टेस्टिंग करते हो, बैठे रहो जब तक फेल नहीं होती, तो 24 घंटे 48 घंटे तक टेस्ट होता रहता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। So it will consume time also, it will consume cost also. Often involves the testing a small sample size। आ गया, ये पूछ रहे थे आपने, तो एक छोटा सैंपल साइज टेस्ट किया which may not be fully representation of real world condition। अभी बोला ना आपने, जब टेस्ट परफॉर्म किया वो तो किसकी स्ट्रेंथ बताएगा, उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ बताएगा जो क्यूब में यूज हुआ, उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ थोड़ी ना बताएगा जो आपने एक्चुअल स्ट्रक्चर में यूज करी। ठीक है, तो आगे देखो लिमिटेशन दिया गया यहाँ पे। पाइल लोड में तो एक्चुअल पाइल पे करते हैं। अच्छा, पाइल लोड में एक्चुअल पाइल पे करते हैं,
बहुत बढ़िया। तो फिर टेस्ट फाइल क्या होती है? सही इंजीनियर हो भाई तुम। फाइल लोड में एक्चुअल फाइल के ऊपर कर देते हैं भाई, वो टेस्ट फाइल होती है, वो वर्किंग फाइल नहीं होती है। टेस्ट फाइल अलग से बनाई जाती है इसीलिए। मत कर देना तुम वहां पे जाके एक्चुअल फाइल पे, बेचारा कहां से किया है तुमने इंजीनियरिंग, कहां से पढ़ रहे हो? एक्चुअल फाइल के ऊपर जाके टेस्ट मत कर देना, बेचारा वो दोबारा डिजाइन भी नहीं होगी फिर वो। उसके लिए अलग से टेस्ट फाइल बनाते हैं बगल में ही, जो हमारी वर्किंग फाइल होती है उसके बगल में टेस्ट फाइल बनाई जाती है, हम उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रूटीन टेस्ट, हाँ अभी से। अरे तो गफला इसमें थोड़ी, वो अगर टेस्ट फाइल के ऊपर भी टेस्ट करेगा तो किसने बोला गफला नहीं करेगा? भैया जो टेस्ट फाइल बन रही है उसमें सारी स्पेसिफिकेशन फॉलो करिए आपने। मतलब इसको तो ऐसे रखते हो जैसे क्या क्या एग्जांपल दूं मैं आपको। इसको तो ऐसे रखते हो जैसे आप चलो जो भी समझना समझो। हाँ दूल्हा, सारी स्पेसिफिकेशन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट परफेक्ट, कॉम्पैक्शन का तरीका परफेक्ट, जब इंस्टॉल कर रहे हो फाइल को सब परफेक्ट, जब आप इसके ऊपर लोड लगाओगे जिस रेट से लोड बढ़ाना है वो भी ध्यान रखोगे, ये टेस्ट फाइल आपकी पास हो जाएगी। टेस्ट फाइल पास। अब बन रही है एक्चुअल फाइल, आओ टेस्ट फाइल के ऊपर टेस्ट किया ना आपने, ये मेरी एक्चुअल फाइलें हैं, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे दिए हैं 50, यहाँ पे चल रही है 25, टेस्ट फाइल तो पास होगी ना आपकी। यहाँ कंक्रीटिंग चल रही है, आप फोन पे लगे हुए हो, यहाँ कंक्रीटिंग चल रही है, आप फोन पे लगे हुए हो, कंक्रीटिंग खत्म, मिट्टी भरी ऊपर खत्म। आपका तो टेस्ट क्या होगा, ये टेस्ट होगा ना, देखो टेस्ट फाइल का रिजल्ट, सर पास है, टेस्ट फाइल का रिजल्ट देखो परफेक्ट है हमारी टेस्ट फाइल, पास हो गया। डेप्थ कम कर देते हैं बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया बहुत। ये भैया, ये आपको सारे इंस्पेक्शन की पर्पस जो मैंने पीछे बताई अब डिटेल में डिस्कस किया, पर आप जब एग्जाम में पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, ये टेबल पढ़ के जाओगे, इतना माथा नहीं मारना। समझ लिया एक बार, ये टेबल बना के दे दिया। तो आपको सबका पर्पस बताया है, सबकी मेथोडोलॉजी बताई है, एग्जांपल दिए टूल इक्विपमेंट के, एडवांटेज लिमिटेशन दोनों बताए हैं, पढ़ के चले जाना, सारी टेस्टिंग खत्म आपकी, ऑल दी टेस्टिंग भी फिनिश्ड है। क्लियर है? चलो आ जाओ फटाफट सवाल करो इसका। अब आपका चैप्टर 2 खत्म, आपको नोट्स और वो आपकी जो चैप्टर 2 पीडीएफ 13। appropriate for monitoring the number of defects in a batch of product where the sample size varies, जहाँ पे sample size vary कर जाता है, P chart, U chart, NP chart, C chart, so all the charts we have discussed। ठीक है, पोल क्रिएट करते हैं। एक्सप्लेन वन, व्हाट द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग द कंट्रोल चार्ट। बोल रहा है कंट्रोल चार्ट का पर्पस क्या होता है भैया, कंट्रोल चार्ट क्या बताता है आपको, सेंट्रल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। इस कंट्रोल में यहाँ पे होता है वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे क्या होता है भैया, इस कंट्रोल चार्ट की एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम, इसके एक्स एक्सिस पे टाइम होता है। आप डाटा पॉइंट्स को मार्क करते हो। तो कंट्रोल चार्ट क्या बताता है कि मेरा जो प्रोसेस है वो टाइम के साथ स्टेबल है या नहीं है। ये अनस्टेबल कब होता है, जब कंट्रोल लिमिट से बाहर चले जाए आपके डाटा पॉइंट। तो ये हमारा पहला था। तो ये क्या करता है, मॉनिटर करता है स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस ओवर टाइम। चलो नेक्स्ट क्या है, इन एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कंटेक्स्ट व्हाट डज अ पॉइंट आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट। ये आगे देखो भैया, ये तो डिस्कस कर रहे थे। टिपिकली इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, द प्रोसेस इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, द प्रोसेस इज स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल, अ स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन हैज अकर्ड, दिस प्रोसेस इज एक्सपीरियंसिंग द रैंडम वेरिएशन। प्रोसेस एक्सपीरियंस कर रहा है रैंडम वेरिएशन। तो भैया देख लो भी पोल में क्या है, 50%, 30%। एक्सप्लेन टू, टू भी एक्सप्लेन करूँ ये सारे चार्ट पढ़ लो। पी चार्ट क्या बताता है, एन चार्ट क्या होता है, एनपी क्या बताता है, सी क्या बताता है, सारे चार्ट बता रखे हैं भाई। अच्छा वही फाइल वही चल रही है, हर चार्ट के एग्जांपल ले लेके बता रखे हैं, सीधा उठ के वहीं से आया हुआ है। ये लो भाई, लो एक्सप्लेन टू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो व्हाट इट प्रूव्स, पढ़ना है नहीं, घर पे जाकर रिवीजन करनी नहीं है।
पीवाईक्यू का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो सिलेबस है आपका अभी चेंज हुआ है इस साल, तो जो पहली बार हुआ है उसके लिए पीवाईक्यू होते ही नहीं है। कहाँ से आ गया पीवाईक्यू, जरा ये बताना। कौन सा पीवाईक्यू? तो ईएससी क्या ना, वो तो आप अभी ये ईएससी का कोर्स थोड़ी चल रहा है भाई, ये तो यूपीपीएससी यही 2024 का कोर्स चल रहा है भाई। तो ईएससी कहाँ से आ गया अब इसमें? एक्स बार चार्ट में व्हेन व्हाट डज अ रन ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, आपने 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट का रन लिया, द प्रोसेस इज इन कंट्रोल, देयर इज अ स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन, मतलब एक रन मिली आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट की एक्स बार चार्ट के अंदर, द प्रोसेस इज स्टैटिस्टिकली स्टेबल, ठीक है, द प्रोसेस इज एक्सपीरियंसिंग अ रैंडम वेरिएशन। एक्स बार चार्ट आया है भैया, क्या बताता है आपको एक्स बार चार्ट? इजी है, ये देखो, ये बताया था आपको मैंने, ये मल्टीपल पॉइंट्स आए हैं। सवाल बोल रहा है, सवाल बोल रहा है, अच्छा मीन है, ओके, एक्स बार चार्ट मींस ये मेरे पॉइंट्स आए हैं इसके ऊपर। सवाल ने बोला कि 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट का आपको रन मिला एक साथ, अब ऑल अबव द सेंटर लाइन, ये सारे के सारे पॉइंट सेंटर लाइन के ऊपर, मतलब आपको जो कर्व मिली वो इस तरीके से मिली, आपको जो कर्व मिली वो इस तरीके से मिली, होनी चाहिए थी ये, मिली ये सवाल ने पूछा है आपसे, दिस इज बीइंग आस्क्ड। तो मैंने क्या बता रहा है आपको, पोल क्रिएट कर दिया इसका, क्या बता रहा है, बताया था ट्रेंड चेक करना होता है, स्पेशल पैटर्न चेक करने होते हैं, स्पेशल पैटर्न चेक भी करके बता रखे हैं। 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट का रन मिल गया मुझे कि भैया क्या है यहाँ पे, देयर इज अ स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन, कोई ना कोई स्पेशल कॉज तो है यहाँ पे। 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स आपको मिल ही नहीं सकते, क्योंकि भैया वो तो क्या कर रहे होते हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, जो बना के दिखाया भैया ऐसा होना चाहिए कर्व, तो मेरा कर्व ऐसा निकल के आया है। बोलोगे सर कैसे, प्लीज एक्सप्लेन, लो देखो प्लीज एक्सप्लेन, अभी बड़ी हुई है, अच्छा पूरी फाइल साथ लेके घूमता हूँ मैं, ये तो बोलते सर कैसे, क्लास पहले ही डिस्कस किया हमने इस पूरे पैटर्न को, कहीं ना कहीं आया था पूरा पैटर्न कैसे बताया जाता है, हाउ टू चेक द पैटर्न। कहाँ चला गया, इसी में था कि पिछले वाले चैप्टर में था, प्रोसेस कैपेबिलिटी सीपी सीपी के, हाँ ये रहा, here we have discussed that। टाइप ऑफ, ए क्यों नहीं होगा कंट्रोल में, तो है सर, कंट्रोल में नहीं है भाई, स्पेशल कॉज है, कंट्रोल में होता तो ये मिलता ना आपको। कहाँ चला गया आंसर में, मैंने बना के भी लिखा ना चार्ट, आपको किधर गया हमारा, ये रहा। ये निकल के आना चाहिए था ना कर्व, तो मेरा जो येलो वाला कर्व है ये निकल के आना चाहिए था, ये ट्रेंड चलनी चाहिए थी। ये बोल रहा सवाल की 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट आपको एक साथ ही मिल गए, एक रन मिली आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट की।